नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवभूमि उत्तराखंड की खबरों के साथ। सबसे पहले उत्तराखंड से बड़ी खबर आपको बता दें, आज गैरसैंण के भराड़ीसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है। सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के विधायक इस दौरान श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को भी आज पटल पर रखा जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड के गैरसैंण के भराड़ीसैंण में उत्तराखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का आगाज हो गया है। इस दौरान सत्र की कार्यवाही चल रही है। सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जाएगी। साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के विधायक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। उत्तराखंड लोक तथा निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश 2024 को भी आज सदन के पटल पर रखा जाएगा। 16 महीनों बाद आज गैरसैंण गुलजार हो गया है। 16 महीनों बाद आज गैरसैंण में उत्तराखंड विधानसभा का सत्र आयोजित हो रहा है। ऐसे में सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। आज पहले दिन, सत्र के पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों दलों के विधायक इस दौरान श्रद्धांजलि। सीधा आपको गैरसैंण लिए चलते हैं, जहां संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल लाइव है। क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। दोबारा केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र से चुनी गई। इसी दौरान वो बीमार रही और बीमारी के कारण उन्होंने संघर्ष करते हुए अपना जीवन एक तरह से कह सकता हूँ कि वो हमारे बीच में नहीं रही। मुझे याद है कि जब वो बीमार थी तो उनकी लड़की से मेरी बातचीत हुई। लड़की बहुत समझदार, उनकी मैं कह सकता हूँ बड़ी हिम्मत उन्होंने दी और जिस प्रकार से उन्होंने परिवार को संभाला और तमाम लोगों से उनकी बातचीत होती थी, एक हिम्मत का परिचय उन्होंने दिया। लेकिन आखिर में वो जीवन की जंग हार गई। हालांकि उन्होंने अनेकों इस दौरान विदेश की यात्राएं भी की थी। शैला रानी रावत जी ने नेपाल, यूरोप, इटली, जर्मनी, रोम, जिनेवा व ऑस्ट्रिया की यात्राएं की। उपभोक्ता फार्म में उनके योगदान के लिए उनको उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। और विशेष उनका जो योगदान था गरीबों के प्रति, समाज के प्रति, उनके अपने क्षेत्र के प्रति, तभी उनके लोग आज भी उनको याद भी करते हैं और निश्चित रूप से उनका क्षेत्र के प्रति किया गया योगदान वो हमेशा उनको याद करेगा। मैं अपनी ओर से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ और भगवान श्री से प्रार्थना कर रहा हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। और आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि मेरी ये संवेदना उनके परिवार तक पहुँचाने की आप कृपा करेंगी, ऐसी आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष, इसके साथ साथ एक और हमारे बीच में एक दुखद घटना हुई कि जब हमारे साथी कैलाश चंद गहतोड़ी जी, जिनका निधन भी इसी दौरान हुआ, जैसा आदरणीय नेता सदन माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके बारे में कहा, ठीक वैसा ही उनका व्यवहार था। वो 15 अगस्त 1968 को जन्मे सैलना चंपावत में और उनकी पत्नी शैलजा गहतोड़ी से उनकी शादी हुई। वो शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उन्होंने काम किया। हालांकि वो स्नातक थे। समाज के प्रति जो उनका योगदान है वो भुलाया नहीं जा सकता।
कि ऐसे लोग बिरले ही होते हैं जो समाज के लिए, गरीब के देखिए, मानसून सत्र क्योंकि लंबे अवधि के बाद आज गैरसैंण में सत्र चलेगा और इसमें बहुत सारे मुद्दे हैं और जैसे सवाल लगे हैं, बहुत सारे विधायकों ने सवाल लगाए, उनका निस्तारण भी होगा। और आज पहला दिन है और पहला दिन में श्रद्धांजलि दी जाएगी जो माननीय विधायक हमारे बीच में नहीं रहे, शैला रानी रावत केदारनाथ की विधायक थी, अकस्मात उनका निधन हुआ है। इसी प्रकार से कैलाश गैतोड़ी जी का भी निधन हुआ है। इस विषय को लेकर के आज सदन में भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी और फिर आगे कल से सत्र प्रारंभ। मानसून सत्र की आज से शुरुआत हो रही है और हमारे साथ है पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, आज से मानसून सत्र की शुरुआत हो रही है, विपक्ष कह रहा है समय बहुत कम होता है, पहाड़ों पर आते कम से कम पहाड़ की परिस्थितियां पता चलती है। नहीं, निश्चित रूप में ये बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है और यहाँ सब हम आए हैं और जो काम है वो पूरा करके जाएंगे और उसके लिए पूरा समय भी हमारे पास है और महत्वपूर्ण विषय भी उठाए जाएंगे। और आपको पता है कि बरसात हो रही है, फिर भी जो है पीडब्ल्यूडी ने सड़कें खोल के रखी हुई हैं, जगह जगह जेसीबी तैनात है, जहां भी अवलांच होगा मार्ग को खोला जाएगा। कल भी मैं आया, मुझे बड़ी प्रसन्नता थी कि बड़ी तेजी से मैं आया और मार्ग बड़ा दुरुस्त है और इसके साथ साथ अब सितंबर में हमारी यात्रा भी शुरू हो जाएगी। तो निश्चित रूप में हम सब लोग मिलकर के उत्तराखंड के विकास की चर्चा करें और बात करें। विपक्ष जो कह रहा है कि 3 दिन में कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं, वो तो सबकी सहमति से हुआ है। इसमें जो है विपक्ष की भी सहमति, सबकी सहमति होती है तभी तय होता है। सर, इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है सत्मानुपूरक बजट के अलावा? कौन सा ऐसे महत्वपूर्ण विधेयक हैं जिनको हम मान सकते हैं? इसमें कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हम यहाँ से धन्यवाद प्रस्ताव करने वाले हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को, जिन्होंने हमारे आपदा के मानकों में बड़ा परिवर्तन किया है। पहले 1 किलोमीटर के डैमेज होने पे 1 लाख रुपए मिलता था, अब करीब 2 करोड़ हमें मिलेंगे। तो काफी कुछ उन्होंने हमारे राहत कार्य के लिए बहुत बड़ी राशि नियुक्त की है। तो मैं समझता हूँ उससे उत्तराखंड का बहुत लाभ होगा, बड़ा तेजी से विकास होगा। थैंक यू सर बातचीत करने के लिए। देखो, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है ये बजट सत्र और यहाँ से जो चीजें तय होंगी वो राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। और इस बार इस मानसून सत्र से कम केंद्र सरकार के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, गृह मंत्री अमित शाह है, उनके लिए धन्यवाद प्रस्ताव भी देने का काम किया जाएगा। कैमरामैन सुना चाहता है कैंपरा इंडिया वाइड फरारी से। मदद करना, सेवा करना उनकी एक स्वभाव में शुमार था। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री है और दुर्भाग्य से जब वो बीमार थे तो अनेकों बार जब वो मिलते थे तो एक ही बात कहते थे, दादा मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। यानी कि संघर्ष करते हुए भी वो मन से, भाव से, चेहरे से कभी परिलक्षित नहीं होने देते थे। लेकिन आखिर में उन्होंने मौत से जंग हारी। 3 मई 2024 को उन्होंने अपना देह त्याग दिया, यानी कि वो हमारे बीच में नहीं रहे। मैं ऐसे महान कृतित्व और व्यक्तित्व के धनी कैलाश चंद गैतोड़ी को भी मैं अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। और मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ माननीय अध्यक्ष जी कि मेरी ये संवेदना उनके परिवार तक कैलाश चंद जरूर पहुँचाएंगी। इन दोनों श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। लोगों के निधन के बाद, श्रद्धांजलि देने के बाद, सब कुछ करने के बाद पता नहीं मुझे क्यों नहीं लगता ऐसा कि वो आज हमारी दुनिया, आज इस दुनिया में नहीं है। मुझे लगता है आज भी वो हमारे बीच में है। कभी वो हमें मिलेंगे, कभी हमसे बात करेंगे, लेकिन विधाता को तो यही मंजूर था, अब स्वीकार भी करना पड़ेगा। मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए और निश्चित रूप से ऐसे महान लोग, इनकी आवश्यकता जहां हमारे इस भौतिक युग में है, धरातल पे है, ऐसी आवश्यकता उनकी शायद भगवान को भी, या ऊपर कहा जाता है जिस जगह भी वो होंगे वहाँ भी उनकी आवश्यकता होगी। तो ऐसे महान विभूतियों को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ और निश्चित रूप से वो जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा संतुष्ट होगी, क्योंकि आज सदन उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है और निश्चित रूप से उनके किए गए कार्य हमेशा याद आएंगे। ओम शांति शांति शांति। माननीय मंत्री सतपाल महाराज जी। माननीय अध्यक्ष जी, स्वर्गीय श्रीमती शैला रानी जी का विछोह हम सब लोगों को व्यथित कर रहा है। स्वर्गीय श्रीमती शैला रानी का जन्म 7 जनवरी
1956 में जिला टेढ़ी गढ़वाल के गडोलिया ग्राम में हुआ था। उनके पिता स्वर्गीय पदम सिंह राणा जी थे। उत्तराखंड में 2012 के राज्य चुनाव में शैला रानी रावत केदारनाथ से चुनी गई। एक निर्वाचित प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास कार्यों को आगे बढ़ाया और उसके लिए कड़ी मेहनत की। वर्ष 2022 में वो एक बार पुनः अपने विधानसभा क्षेत्र में भारी मतों से विजय उन्होंने प्राप्त की। शैला रानी रावत जी का सामाजिक दायरा बहुत विस्तृत था। कुशल कार्यशैली व व्यवहार की वजह से शैला रानी रावत जी अपने विधानसभा क्षेत्र में काफी लोकप्रिय थी। जब 2013 की त्रासदी हुई उस समय वो बड़ी व्यथित थी। उन्हें बड़ी चिंता थी कि केदारनाथ के लोगों को क्या होगा, यहाँ के पर्यटन का क्या होगा, उन्हें ये चिंता सताती थी। उसके बाद निर्माण की बात चली, वो भी काम पूरा नहीं हुआ। मान्य यहाँ का हमारा मौसम भी है और लोग भी खुश हैं। पूरा बजट भी आने वाला है। पक्ष विपक्ष सब मिलकर जो है हम लोग राज्य के हित में यहाँ से पहाड़ीचरण विधान भवन से चर्चा होगी और पूरा बजट आएगा और वो बजट हमारा धरातल पर जो पहला हमारा आम बजट था उस बजट की पूर्ति करेगा। इस चुनाव के बाद आया हूँ, पहला सत्र है मेरे इस कार्यकाल में और सबसे बड़ा मुद्दों के नाम पर मुद्दा ये है कि सत्र चलाइए तो सही। पूरे देश में 2023 में केवल 7 दिन उत्तराखंड विधानसभा चली है, सबसे कम। एक ही दिन में बजट पारित कर दिया गया, तो इसका मतलब तो संवाद से बचना चाहती है सरकार। धामी जी जब से सीएम बने हैं, मुख्यमंत्री के पास कितने महत्वपूर्ण विभाग है, उनका प्रश्नकाल आज तक नहीं आया। आपदाग्रस्त है इस समय प्रदेश, शिक्षा की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है, सफेद और लाल राशन कार्ड नहीं बन रहे हैं, उसमें यूनिट लगातार काटी जा रही हैं। जो गरीबों को लाभ सरकार की योजनाओं से मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड सही तरीके से नहीं चल रहा है। मैं मंगलौर के एक हॉस्पिटल की बता दूं, मंगलौर के हॉस्पिटल में 2000 पेशेंट हैं टीबी के और 5 महीने से टीबी के मरीजों को सरकारी अस्पताल में दवा नहीं मिल रही है। अब आप अंदाजा कीजिए पूरे प्रदेश में क्या होगा। तो आप तो टीबी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो टीबी बढ़ेगी इससे। तो ये विषय सारे हम लेकर सदन में लाना चाहते हैं, लेकिन 2 दिन में क्या करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा हमारा है कि सदन के कार्यकाल को बढ़ाइए, सदन को विस्तृत रूप से चलाइए। भाजपा के लोग भी देखिए 3 दिवसीय सत्र में निश्चित रूप से सरकार का सारा बिजनेस अनुपूरक बजट के माध्यम से प्रस्तुत होगा और निश्चित रूप से विधेयक जो बहुत महत्वपूर्ण है वह भी टेबल होंगे और मैं समझती हूँ उसके पारण के साथ में आगे उत्तराखंड के हित में जो निर्णय हुए होंगे वो निश्चित रूप से कानून का रूप धारण करेंगे। तो यह गैरसैंण का सत्र बहुत ही कारगर सिद्ध होने जा रहा है और मैं मानती हूँ कि इस सत्र के माध्यम से आने वाले समय में जिस प्रकार की योजनाएं लागू की जाएंगी, जिस प्रकार के एक्ट अनुपालन में लाए जाएंगे, निश्चित रूप से हर युवा से लेके महिला से लेके माता बालिका से लेकर उत्तराखंड के हर नागरिक को बहुत फायदा होने जा रहा है। रायसेन से बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो चुका है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता अभय कैंतुरा का। अभय, 16 महीने बाद आज गैरसैंण पूरी तरह से गुलजार नजर आ रहा है। आप क्योंकि गैरसैंण में ही मौजूद हैं, अभय ये भी जानना चाहेंगे जिस तरह से आज विधानसभा का सत्र का आगाज हो गया है, आज क्या कुछ बिजनेस पूरा रहने वाला है? 3 दिवसीय सत्र आज पहला दिन है और पहले दिन में ये कह सकते हैं कि सदन की जो शुरुआत हुई है, सत्र की जो शुरुआत हुई है, जो दिवंगत विधायक रहे हैं, केदारनाथ की जो दिवंगत विधायक रही है शैला रानी रावत और पूर्व विधायक जो कैलाश गहसोड़ी रहे हैं, उनके निधन पर शोक प्रस्ताव पढ़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अभी विधानसभा के पटल पर ये कह सकते हैं कि विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ सत्ता पक्ष विपक्ष के जो सदस्य हैं वो दिवंगत विधायकों के साथ साझा किए गए पलों को यहाँ पर याद करने
करने का काम कर रहे हैं, उन्हें अपने श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने जो सपने उत्तराखंड राज्य के लिए देखे हैं, जो विकास के सपने उनकी तरफ से देखे गए थे, उन सपनों के आधार पर उत्तराखंड राज्य को विकसित राज्य बनाने का काम यहाँ पर किया जाए। और इसके बाद ये कह सकते हैं कि दोपहर बाद सदन के पटल पर 3 महत्वपूर्ण विधेयक सरकार की तरफ से यहाँ पर रखने का काम यहाँ पर किया जाएगा, जिसमें पहला विधेयक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सदन के पटल पर रखेंगे और 2 विधेयक शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की तरफ से सदन के पटल पर रखने का काम यहाँ पर किया जाएगा। गैरसैंण में ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार से उम्मीद थी कि मानसून सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद थी, तो वैसे ही यहाँ पर चीजें देखने को मिल रही है। विपक्षी विधायकों ने साफ तौर पर सदन की अवधि को लेकर का ये सत्र और लगातार विपक्ष जो है ये सत्र की जो अवधि है उसको लेकर कई तरह के सवाल पहले भी उठा चुका है और जिस तरह से प्रश्न रखे गए थे 490 के करीब प्रश्न पूछने के लिए रखे गए थे। सवाल यही, क्या ये जो समय अवधि है ये काफी है इतने प्रश्नों के लिए? जी बिल्कुल, ये समझा जा सकता है कि लगभग 500 के करीब प्रश्न यहाँ पर हैं जो विधायकों की तरफ से विधानसभा में लगाए गए हैं। उन सभी के उत्तर जानने का प्रयास विधायक यहाँ पर करते हैं और इस 3 दिन के सत्र की अवधि में कह सकते हैं कि पहला दिन तो शोक प्रस्ताव पढ़ने में या सदन के पटल पर विधेयक प्रस्तुत रखने में चला जाएगा। बचेंगे 2 दिन सरकार के पास और इन 2 दिन की अवधि में ये कह सकते हैं कि 2 घंटे 1 घंटे 20 मिनट का एक सत्र प्रश्नकाल यहाँ पर चलेगा और 1 घंटा 20 मिनट का एक प्रश्नकाल यहाँ पर चलेगा। तो ये समझा जा सकता है कि जो 500 के करीब जो प्रश्न है वो इन 2 दिनों में उत्तरित होना असंभव यहाँ पर लग पा रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष ये चाहता है कि जो प्रश्न यहाँ पर आए उन सभी के उत्तर हो सके। उसके लिए विपक्ष से सदन की जो अवधि है यानी सदन की जो कार्य मंत्रा है, कार्य प्रणाली है, उसको शांति रूप चलाने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। लेकिन ये कैसे महत्वपूर्ण, क्योंकि अनुपूरक बजट इस दौरान पेश किया जाएगा। कितने का ये अनुपूरक बजट होने वाला है? इस बजट में क्या कुछ खास हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मानसून सत्र के दौरान सरकार की तरफ से अनुपूरक बजट को पेश करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। लगभग 5,600 करोड़ का अनुपूरक बजट यहाँ पर सरकार की तरफ से सदन के पटल पर रखने का काम यहाँ पर होगा। यह अनुपूरक बजट इसलिए सरकार की तरफ से जल्द लाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है क्योंकि पहले सरकार की तरफ से अमूमन जो सदन की परिपाटी रही है, जो परंपरा रही है कि जब शीतकालीन सत्र चलता था तो शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट को लाने का काम यहाँ पर किया जाता था और उससे पहले सरकार अपने यानी जो वित्तीय वर्ष होता था, वित्तीय वर्ष में किस प्रकार से 4 महीने का कामकाज रहा है, विभागों ने किस प्रकार से बजट को खर्च करने का काम किया है, उसकी तुलना यहाँ पर की जाती थी और उसके बाद बजट को अनुपूरक बजट लाने का काम यहाँ पर होता था। लेकिन इस बार ये कह सकते हैं कि सरकार ने साफ तौर पर कहा है कि विकास के काम किसी प्रकार से बाधित नहीं होने चाहिए, इसलिए जरूरी है कि जो विभागों की जो डिमांड, यही वजह है कि गैरसैंण में मानसून सत्र का आगाज हो गया है। इस दौरान आज सत्र की कार्यवाही का पहला दिन, सभी की निगाहें इस पहले दिन पर। अभय, बहुत बहुत शुक्रिया ज्यादा जानकारी के लिए। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है। टिहरी जिले के सीमांत खुत्तू भिल्लंग में बादल फटने से जगह जगह भारी भूस्खलन और भूधसाव हो गया। क्षेत्र के 8 से 10 गांव में भारी तबाही मची है। कई मवेशी जिंदा दफन हो गए हैं, वहीं कई जगह सड़कों पर भूकटाव हो गया है। ग्रामीणों के कई पुलिया भी इस दौरान आपदा की भेंट चढ़ गए। खुत्तू दिवलिंग में भारी बारिश से गौशाला में मलबा आ गया, जिस कारण 2 गाय और 6 बछड़े मलबे में दब गए, वहीं 2 गाय घायल हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही राजस्व की टीम मौके पर पहुंची और मलबा हटाने का प्रयास जारी है। खबर कालाडूंगी से है, जहां थाना कालाडूंगी अंतर्गत चौकी कोटाबाग के फतेहपुर क्षेत्र के बैगड़ नाले में एक युवक बह गया। बाइक में 3 युवक सवार थे। 2 युवकों का कोटाबाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार चल रहा है, वहीं एक युवक की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, मगर अब तक एक युवक का कुछ पता नहीं चल सका है। दरअसल ज्यादा बारिश होने से युवक बैगड़ नाले में फंस गए। 3 युवकों में से 2 युवकों को ग्रामीणों ने बचा लिया, लेकिन एक युवक नाले के तेज बहाव में की चपेट में आ गया। चौकी प्रभारी रमेश चंद्र पंत को घटना की सूचना स्थानीय समाज सेवी चंद्र प्रकाश सनवाल ने दी, जिसके बाद चौकी कोटाबाग की टीम के साथ स्थानीय लोग भी युवक की तलाश में जुटे रहे।
कर्णप्रयाग से बड़ी खबर आपको बता दें, भारी बारिश के चलते कई रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। गैरसैंण जाने वाला मार्ग भी ब्लॉक हो गया है। मलबा आने से कई जगह पर सड़कें बंद है। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। इस दौरान पहाड़ों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक झमाझम बादल बरस रहे हैं। इसी दौरान कई सारे क्षेत्रों में बारिश की वजह से तबाही भी मची है। कर्णप्रयाग से बड़ी खबर, भारी बारिश के चलते रास्ते ब्लॉक हो गए हैं। गैरसैंण जाने वाला मार्ग ब्लॉक हो गया है। मलबा आने से कई जगह सड़कें भी बंद है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से बारिश की वजह से सड़कों में भू कटाव देखने को मिल रहा है, जिस वजह से कई सारे सड़क मार्ग इस दौरान बंद हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में 25 अक्टूबर से पहले निकाय चुनाव होंगे। अपर सचिव शहरी विकास नितिन सिंह भदौरिया ने हाईकोर्ट में इसकी जानकारी दी। हाईकोर्ट में इस मामले से संबंधित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से निकाय चुनाव के संबंध में और निकाय चुनाव कब कराए जाएंगे इसको देखते हुए जवाब मांगा था, जिसके बाद राज्य सरकार ने कोर्ट में निकाय चुनाव में देरी की वजह भी बताई और लोकसभा चुनाव और मानसून को कारण बताया। प्रदेश के 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया है। 2 दिसंबर 2023 को ही यह कार्यकाल खत्म हो चुका है, जिसके बाद आज इस मामले में सुनवाई हुई तो सरकार की तरफ से जवाब में बताया गया कि 25 अक्टूबर से पहले निकाय चुनाव उत्तराखंड में कराए जाएंगे। कोटद्वार के आबादी वाले क्षेत्र के बीच से गुजरने वाले नाले के पास बने अवैध घरों को हर साल स्थानीय प्रशासन द्वारा चिन्हित कर दिया जाता है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई आज तक नहीं हो पाई है। आपको बताते चले कि कोटद्वार में पिछले कई सालों में आपदा आने की सबसे बड़ी वजह पनियाली गदेरे में लगातार अतिक्रमण का कारण बन गया है। गदेरे किनारे लगभग 300 से ज्यादा अतिक्रमण मौजूद हैं, जिनमें से 270 अवैध निर्माण को प्रशासन की ओर से चिन्हित किया जा चुका है। मॉनसून सीजन के चलते नाला उफान पर बताया जा रहा है, जिसके चलते नदी किनारे बसे घर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, जबकि इन घरों में रह रहे लोगों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। शासन प्रशासन ना तो इन घरों को खाली करवा रहा है और ना ही इन घरों में रह रहे लोगों को अन्य जगह शिफ्ट करा रहा है। स्थानीय प्रशासन सिर्फ इन घरों को चिन्हित करने तक ही सीमित रह गया है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।